कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो के अंदर हम इस कविता का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, सबसे पहले तो इसका सार जानेंगे। पहले कविता के नाम की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। पर्वत प्रदेश अर्थात पर्वत का क्या अर्थ होता है? पहाड़। तो जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, हम ऐसे किसी प्रदेश की बात कर रहे हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो अब हमें इसी से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, और जहाँ पर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें जो पुस्तक में बना हुआ है, उसमें बादल दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पहाड़ यहाँ पे दिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये लहर से बना रखी तालाब है। तो बस यही दृश्य आपको ध्यान में रखना है कि पर्वत है जहाँ पर जो है क्या, वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है और वहां पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस कविता में जो है कवि बताते हैं कि भाई एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे गिरी पर्वत बताया गया कि बड़ा सा पर्वत है, ठीक है। अब इस पर्वत के ऊपर क्या है? इस पर्वत पे जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे को पेड़ बताए गए, फूल बताए गए। पहाड़ के नीचे जो है यहाँ तालाब बताया गया, ठीक है। और पानी, पानी कहाँ से आता है? झरने से। सिर्फ इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। अब इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम इस कविता को समझने की कोशिश करें। देखो मौसम कैसा हो रहा है, पहाड़ी इलाका है और बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है, मतलब बारिश हो रही है अच्छी खासी। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है कि बादल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कविता की शुरुआत में जो है कवि बताते हैं कि भाई ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, बारिश के समय में क्या होता है, जैसे आप यहीं का ही अगर वातावरण देखो तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन क्या होता है, आसमान पे बादल छा जाते हैं। और कभी तो जैसे ही सूरज के आसपास जैसे ही क्या होगा, बादल आ जाएगा सूरज के ऊपर, तो क्या होगा कि सूरज की किरणें धरती पर नहीं आएंगी, तो एकदम हमें लगेगा कि दिन में अंधेरा हो गया। तो ऐसे ही बादल छा जाते हैं और हट जाते हैं, तो अंधेरा और दिन होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राकृतिक चीजों से जो है बदलाव आ जाता है, ठीक है, मतलब कभी अंधेरा होता है कभी रोशनी होता है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि भाई ये जो पर्वत है, बादलों के बारे में बता दिया आपको मैंने। अब बताते हैं कि ये जो पर्वत है ये क्या करते हैं कि ये बहुत ऊंचे पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत के ऊपर जो पेड़ है वो भी बहुत ऊंचे हैं। ऊंचे पेड़ क्या करते हैं कि ऐसा लगता है मानो जो पेड़ हैं वो और ऊंचे आसमान की तरफ जो है देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आसमान तक जो है ऊंचे अपनी आकांक्षाओं को और ऊंचा करना चाहते हैं। पेड़ मतलब अपनी हाइट को और ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं, ऐसा इनको देख के लगता है। अब यहाँ क्या होता है कि फिर कवि बताते हैं कि भाई यहाँ पर एक तालाब भी है, मतलब पहाड़ के नीचे जो है क्या है, तालाब है। अब पहाड़ के ऊपर जो है ना फूल बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे फूल है पहाड़ पर। अब हम भी देखते हैं ना, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ सीनरीज में या सच में भी देखा होगा कि आसपास अगर कोई तालाब है तो उसके ऊपर जो भी कोई बिल्डिंग होगी या कोई पहाड़ होगा तो उसकी छवि आपको जो है तालाब में देखने को मिलेगी। तो तालाब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दर्पण का काम कर रहा है, ठीक है, शीशे का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कभी बताते हैं कि भाई ये जो बहुत बड़ा सा पहाड़ है, इसके ऊपर बड़े बड़े जो हैं पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो आसमान को छू लेना चाहते हैं। पूरी जगह पर जो है बादल छाए हुए हैं, फूल हैं। इन फूलों को जो है किसके समान बताया है कवि ने? आंखों के समान, ठीक है। मानवीकरण अलंकार हम मानेंगे क्योंकि जो है प्रकृति की चीजों को हमने मनुष्य के साथ जोड़ के देखा है, उसके साथ उसकी तुलना करिए तो हम मानवीकरण अलंकार मानेंगे। तो देखो यहाँ पे फूल है, फूलों को कह दिया पहाड़ों की आंखें, ठीक है। ये आंखें जो है क्या कर रही हैं? ये नीचे की तरफ देख रही हैं। क्या देख रही हैं? अपने सौंदर्य को। ये पूरा का पूरा जो प्रतिबिंब है, ये पूरा जो पहाड़ है वो अपने आप को कहाँ देख रहा है? तालाब के अंदर देख रहा है। तालाब शीशे का काम कर रहा है और यहाँ पे पहाड़ की आंखें क्या है? आंखों का काम करे, ठीक है। और पेड़ क्या है? आकांक्षाओं का प्रतीक बताया गया है यहाँ पे पेड़, कि पेड़ जो है ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो कहीं से भाई जो झरना है, पहाड़ों पर कहीं से जो है झरना भी गिर रहा होगा, ठीक है। अब अगर झरना गिर रहा है तो पानी जो है कहाँ आ रहा है? सीधा तालाब में आ रहा है। अब तालाब में जब पानी आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो बुलबुले बना देता है, ठीक है। अब इन पानी के जो बुलबुले हैं उनको यहाँ पे कवि ने मोती के समान बताया है कि वो ऐसे हो जाते हैं कि झाग बन जाता है ना सारा पानी के अंदर, वो मोती मोती से हो जाते हैं, वो चमकने लगता है। तो कवि बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो है, जो ऊपर झरनों से जो है पानी नीचे गिर रहा है। पानी नीचे गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो आवाज कर रहा है। और जो ये आवाज है वो आवाज कैसी लग रही है हमें? बहुत सुरीली आवाज है, ठीक है। और इस आवाज में क्या है?
वो गर्व खा रहा है, ठीक है, वो गर्वित है क्या, कि भाई मैं, झरना जो है, झरना गर्वित हो रहा है, ठीक है, झरना गर्वित हो रहा है, उसकी आवाजों से ही हमें पता चल रहा है क्यों झरना गर्वित है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं इतने ऊंचे पहाड़ से जो है नीचे आ रहा हूँ, गिर के तालाब में गिर रहा हूँ, इसलिए वो बहुत ज्यादा गर्वित है और वो गाना गा रहा है। और यहाँ पे जो पानी नीचे आ जाता है जमीन पर, उसके बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि उससे झाग सा बन जाता है। तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं पानी के अंदर, ये कवि ने बताए हैं कि ये पानी में जो बुलबुले उठ रहे हैं ये मोती के समान है। अब उसके बाद वो बताते हैं कि भाई अब ये सारा का सारा वर्णन किया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अचानक क्या हो जाता है, बादल से छा जाते हैं। अभी तक हमें ये सारा का सारा दृश्य दिख रहा था, अब अचानक जो है बादल छा गए। अब बादल छा जाएंगे तो क्या होगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो अभी तक जो हमें ये पहाड़, ये सारा का सारा सौंदर्य दिख रहा था, वो एकदम आंखों से ओझल हो जाता है। अब वो ओझल हो जाता है तो क्या लगता है, एक मुहावरा यहाँ पे बताया गया है कि अंबर जो है वो धरती पर टूट पड़ा है, टूट पड़ा भू पर अंबर, ठीक है। तो जो अंबर है, जो आकाश है, वो धरती पर टूट पड़ा है। एकदम चारों तरफ जो है, बारिश तो हो ही रही थी, तो एकदम चारों तरफ जो है धुंधलाहट छा जाती है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ भी दिखाई देता। तो ये जो पर्वत जो सारा दिखाई दे रहा था, बादल दिखाई दे रहे थे, पेड़ और फूल वगैरह सब जो दिखाई दे रहे थे, वो सब अचानक आंखों से ओझल हो जाते हैं। जिसको देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र देवता है ना, वो इंद्र देवता बादल रूपी, मतलब इंद्र देवता जो है वो बादलों के ऊपर जो है बैठकर, बादलों को उन्होंने क्या बना रखा है, अपना यान बना रखा है। अर्थात बादलों को यान बताते हैं कि मतलब अपनी सवारी बना रखी है उन्होंने, ठीक है। इंद्र देवता ने बादलों को अपनी सवारी बना रखी है। उसके ऊपर बैठकर वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब कवि की ये कल्पना है कि ऐसा लग रहा है कि बादलों पर जो है इंद्र रूपी देवता बैठे विराजमान, उसको मतलब अपना यान समझ रखा है, उस पर इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी माया दिखा रहे हैं, अपनी महिमा दिखा रहे हैं कि देखो ये इंद्र देवता की तो देन है ना कि यहाँ बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पे कवि यही बताते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो इंद्र देवता यहाँ पे खेल रहे हूँ, अपनी महिमा दिखा रहे हूँ। तो पूरी कविता के सार में इतना ही है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में क्या होता था, प्रकृति में वेश हो जाता था। वेश अर्थात परिवर्तन, किस तरीके का प्रकृति जो है अपने रूप में परिवर्तन करती थी। ये परिवर्तन कैसा था, जैसे बादल छा गए, ठीक है, बादल छा जाने के कारण क्या होगा, कभी तो अंधेरा हो जाएगा और कभी क्या होगा, रोशनी छा जाएगी चारों तरफ, ठीक है। तो बादल आ जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा और जैसे ही बादल हट जाएंगे वैसे ही चारों तरफ रोशनी आ जाएगी और हमें पहाड़ का जो चित्रण यहाँ पे बताया गया, पेड़, फूल, नदी, झरने, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि पावस ऋतु में पावस प्रदेश हमें बताया गया जहाँ पर वर्षा हो रही है और पल पल में यहाँ पर जो है प्रकृति अपना रूप बदल रही है। कभी प्रकृति में अंधेरा आ जाता है, कभी रोशनी आ जाती है, कभी हमें पूरा पहाड़ दिखने लग जाता है, कभी हमारी आंखों से सब कुछ ओझल हो जाता है। फिर कवि बताते हैं मेघलाकार पर्वत अपार। मेघला आकार का अर्थ होता है करधनी। करधनी करधनी होती है या फिर हम इसको कहते हैं मेखला, ठीक है। ये क्या होती है, यहाँ पे मेखला पर्वत अपार अर्थात जो पर्वत है वो किसके, पर्वतों पर क्या हो गया है, मेघलाकार अर्थात पर्वत ऐसे हो चुके हैं, मतलब इसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है बादल चारों तरफ से कवर हो चुके हैं। जैसे औरतों की तगड़ी होती है ना, बिल्कुल उस आकार का कि आप कमर पे कमर पर जो है उसको बांधते हो पेट पर, तो इसी तरीके से पर्वतों पर जो है बादल इस तरीके से कुछ छाए हुए हैं। तो इसको कहा गया है मेखलाकार पर्वत अपार। अपने सराहर्ष दृग सुमन फाड़ अर्थात ऐसा लग रहा है कि पर्वत पर क्या हो गया है, सहर्ष। सहर्ष का क्या अर्थ होता है, हजारों, और दृग का अर्थ होगा आंखें या नयन, दृष्टि। सुमन फूल है, फाड़ अर्थात फाड़ फाड़ कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये करधनी सी लगी हुई है यहाँ पर पहाड़ों पर बादलों की। दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि पहाड़ों पर क्या है, हजारों फूल हैं। जैसे यहाँ पे फूल बने हुए ना लाल और पीले, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। और इन फूलों में फूल किसके समान बताए थे कवि ने, फूल यहाँ पर है हमारी आंखों के समान, ठीक है। फूल आंखों के समान बताए गए हैं। तो ये आंखों के समान जो फूल हैं
ये फूल क्या कर रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मान लो ऊपर जो पहाड़ की चोटी है वो तो पूरी की पूरी क्या हो गई है, करधनी के समान जो है उस पर बादल छाए हुए हैं। दूसरी पंक्ति में क्या आता है कि यहाँ पे हजारों फूल जो है वो आंखें फाड़ फाड़ कर, ऐसा लग रहा है जो पुष्प हैं वो हजारों पुष्प जो हैं आंखों को अपनी फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अवलोक रहा है, बार बार अवलोक रहा है। अवलोक का अर्थ होता है देखना, देख रहा है बार बार। अब ये जो फूल है यही क्या देख रहे हैं बार बार, नीच जल में निज महा आकार। ठीक है, अब नीचे जल में ये जो फूल हैं ये कहाँ देख रहे हैं, जल में। ठीक है, नीचे जल के अंदर देख रहे हैं, क्या अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। अभी कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ऊपर की जो छवि थी वो पानी में दिख रही है, अर्थात पहाड़ जो है अपने पूरे के पूरे सौंदर्य को जो है नीचे झांक कर जो है फूलों की द्वारा, फूल जो है पहाड़ की आंख है, तो वो जो है क्या देख रहे हैं, पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, जिसके चरणों में पाला ताल, महाकार, महाकार का अर्थ हम यहां से लेंगे पहाड़ के खुद के स्वयं के बहुत बड़े आकार से। ठीक है, अपने आप को, निज अर्थात पहाड़ अपने ही आकार को जो है पानी के अंदर देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, अर्थात जिसके चरणों में, जिसके चरण अर्थात पहाड़ के जो चरण हैं। ठीक है, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ के चरण है। यहाँ पर क्या, ये तालाब है, तालाब पल रहा है, पला तालाब, अर्थात पहाड़ के चरणों में ही जो है तालाब है। दर्पण सा फैला विशाल, दर्पण अर्थात शीशा। ठीक है, अब जो तालाब हो गया, तालाब किसके समान बताया गया है हमको, दर्पण बताया है हमने, आईना बताया है। ठीक है, तो ये जो तालाब है वो आईने के समान हो गया है कि पर्वत जो है अपने आप को, अपने पूरे के पूरे महान, एक होता है ना कि आप बहुत बड़ी चीज हो, तो पहाड़ अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहा है और वो बड़ा है भी, तो इसलिए वो अपने पूरे के पूरे रूप सौंदर्य को कहाँ देख रहा है, तालाब के अंदर देख रहा है, अपने विशाल रूप को। बहुत बड़ा सा तालाब है यहाँ पे, उस विशाल तालाब के अंदर ही वो अपने पूरे के पूरे सौंदर्य को निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर, अब यहाँ पे झरनों की बात की जाएगी कि झरने क्या है यहाँ पे। ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ पे झरना भी है ना। गिरी का गौरव गाकर झरझर, अब यहाँ पे गिरी क्या है, गिरी पर्वत है, जिस पर्वत की हम बात करें ना पहाड़ की, वही गिरी पर्वत है। गौरव, गौरव गान अर्थात गर्व का गान, झरझर, गाकर झरझर। मद में नस नस उत्तेजित कर, झरझर यहाँ पर हो गया झरना। अब यहाँ पर देखो झरना है। ठीक है, झरना क्या कर रहा है, झरना ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, जिसके कारण पानी में बुलबुले उठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो जिस तरीके से वो गिर रहा है उससे क्या हो रहा है, गौरव गा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि गायन की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि झरना भी गाना गा रहा है। ठीक है, और गाना गाते हुए वो नीचे गिर रहा है। अब वो नीचे गिर रहा है तो क्या संगीत उत्पन्न हो रहा है, पानी की आवाज आती है ना, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि गिरी पर्वत की का गौरव गाता हुआ, और खुद झरना भी अपना गौरव गाता हुआ जो है ऊपर से नीचे उतर रहा है। उसकी लहर था, उसकी प्रसन्नता जो है हमें पता चल रही है उसकी आवाज से। ठीक है, तो झरना भी जो है गाता हुआ नीचे उतर रहा है। मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित करने का अर्थ होता है आपको जोश से भर देना, मद का अर्थ होता है मस्ती में। ठीक है, तो झरना भी जो है मस्ती में गाता हुआ जो है नीचे उतर रहा है। उत्तेजित करना अर्थात जोश से, मद का अर्थ हो गया मस्ती करना। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियां, मोती होता है ना सफेद मोती चमकता है। ठीक है, तो उन लड़ियों की बात की गई है कि मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियां हैं से सुंदर, झरते हैं झाग भी झरने। ठीक है, अर्थात मोती की लड़ियां होती है, मोती की माला होती है ना, तो एक जगह पिरोई भी होती है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, तो वही है मोती की माला के समान सुंदर। झरते हैं झाग भरे झरने, झरते हैं अर्थात ऊपर से नीचे झड़ रहे हैं क्या, झरने। ठीक है, झरने ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ये जो बुलबुले बना रहे हैं ये मोतियों की माला के समान जो है चमक रहे हैं। ठीक है, और जो झाग बन रहा है इससे, वो झाग भी क्या है, झरते हैं झाग भरे निर्झर।
जो पानी है वो ऊपर से नीचे झड़ रहा है, गिर रहा है और झाग उत्पन्न करता है, जिसमें बुलबुले उगते हैं और वही बुलबुले जो है मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। ये सबसे पहले तो हमें ऊपर से झरना उतरा, उसकी आवाज है, उसकी आवाज जो है हमारी नसों में जो है एक जोश उत्पन्न कर देती है, ठीक है, हमें मस्त कर देती है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा वो बताते हैं कि पानी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो तालाब में झाग बना देता है, झाग में बुलबुले उठने लगते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और यही बुलबुले जो है क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल मोती की लड़ियों के समान चमक रहे हैं, वैसे ही हमें लग रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, ठीक है। गिरिवर के उर से उठकर, गिरिवर क्या है यहाँ पे, गिरिवर भी पर्वत है, उर हो गया है आपका हृदय, से उठ उठकर, ठीक है, उठ उठकर अर्थात ऊंचा, ऊंचा उठना चाहते हैं। और तो अब यहाँ है गिरिवर का हृदय क्या है, गिरिवर का हृदय अर्थात पेड़। तो ये पेड़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये और ऊंचा उठने की कामना कर रहे हैं। क्यों, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, आपकी जो कामनाएं होती है, वो क्या आप और ऊपर सब कुछ पाना चाहते हो, सबसे ऊपर चढ़ना चाहते हो। तो ऐसे ही पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो इतने ज्यादा बड़े हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान को ही छू जाना चाहते हैं, वो और ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यही उसी के समान बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, जो तरुवर क्या होता है, पेड़। तो गिरिवर पर्वत के हृदय से जो ऊंचा उठना चाहते हैं वो कौन है, पेड़ है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी कामनाओं को और उठाना चाहते हैं। अर्थात कामना, पेड़ की क्या कामना है कि वो और बड़े हो जाएं, ठीक है। मनुष्य की भी कामना वही होती है ना कि वो और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। ऐसे ही पेड़ों की भी यहाँ पे बताई गई है कामना कि वो चाहते हैं कि वो और ऊपर जो है उठे और ऊंचे हो जाएं। है झांक रहे नीरव नभ पर, है झांक रहे अर्थात झांकना, नीरव नभ पर, नीरव का अर्थ होगा शांत, नभ होता है आकाश, ठीक है। तो एकदम शांत आकाश। नीरव का अर्थ है शांत, नभ का अर्थ हो गया आकाश। जो पेड़ हैं वो आकाश की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और आकाश बिल्कुल शांत है। और इसी शांति से ही, शांति दोनों के लिए प्रयोग भी की जा सकती है, पेड़ों के लिए भी और आकाश के लिए। बिल्कुल आकाश शांत है और उस पर क्या हो रहा है कि पेड़ जो है उनको जो है ऊपर उठने की कामना कर रहे हैं, ठीक। पेड़ ऊपर उठने की कामना करते हैं ना, तो शांत आकाश को वो देख रहे हैं और बिल्कुल ही शांति से उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने महत्वाकांक्षाओं को पाना है। कई बार मनुष्य भी जो है अपने ख्यालों में खोया हुआ सा आसमान को देखते हैं ना कि मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, वो अपने ख्यालों में होता है। ऐसे ही हमको जो है पेड़ों को देखकर, यहाँ के पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो और उठना चाहते हैं, ये उनकी कामना है, ये उनकी तमन्ना है, और इसलिए वो जो है ऊपर एकटक देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष अटल चिंता पर, ठीक है। अनिमेष का अर्थ हो गया स्थिर दृष्टि, ठीक है। स्थिर दृष्टि, स्थिर दृष्टि क्या होती है कि आप जो है एक जगह बिल्कुल अपनी आंखों को जो है इधर उधर ना लगाए, एक ही जगह जो है कंटिन्यूसली देखे जा रहे हो। अटल, अटल का मतलब होगा बिल्कुल स्थिर, आप हटे नहीं हो वहां से, जहां पर हो आप वहां पर अपनी स्थिति, अपनी आंखों को बनाए हुए हो। चिंता पर, चिंता पर अर्थात चिंता में डूबे हुए, ठीक है। चिंता होती है ना आपको, किसी चीज की टेंशन होती है, मतलब आप सोच में पड़े हो, तो वही चिंता है। तो यहाँ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, पेड़ मानो ऐसा लग रहा है, जो पेड़ हैं, पूरे में पेड़ों की बात की गई है, जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो चिंता में ग्रस्त हों, ठीक है। और उस चिंता में डूबे डूबे वो क्या कर रहे हैं, वो आकाश को देख रहे हैं, और इस तरीके से देख रहे हैं जैसे उसकी जो है कामना हो कि और ऊंचा उठने की। जिस तरीके से मनुष्य भी जो है क्या करता है, चिंताग्रस्त, चिंता में पड़ जाता है और आकाश को देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ भी ऊंचा बढ़ने की और ऊंचा और बड़े होने की कामना में जो है आकाश को बड़ी ही शांति से देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, अब क्या हो गया है अचानक, देखो पर्वत प्रदेश में क्या बताया गया ना कि पल पल में परिवर्तन होता है। बारिश के समय में क्या होता है, आकाश में कभी अंधेरा है, कभी रोशनी है, तो पर्वत जो पल पल जो है परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अचानक,
उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर पे क्या हो गया, अर्थात भूधर का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, अब पहाड़ क्या हो गया है, एकदम से गायब। क्यों गायब हो गया, क्योंकि बादल छा गए, चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर अर्थात कवि बता रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, पहाड़ ही उड़ गया। मतलब पहाड़ सच में कहीं नहीं हुआ है, ये कवि ने सिर्फ बताया है क्योंकि वो आंखों के सामने से गायब हो गया। ठीक है, फड़का अपार पारत के पार। ठीक है, फड़का अर्थात फड़फड़ाना, जैसे पर जो है फैलाए जाते हैं उस तरीके से। मानो ऐसा लग रहा है, देखो जैसे ही बादल आए, ठीक है, एकदम अंधेरा छा गया, धुंध हो गई सारे में, जो है जो मूसलाधार बारिश होती है ना उसमें आपको सामने की चीज दिखाई नहीं देती, तो ऐसा धुंधलापन सा आ चुका है कि ऐसा लगा जैसे पहाड़, लेखक को, कवि को ऐसा लगा जैसे पहाड़ का पहाड़ ही गायब हो गया, मानो उसके पंख थे और वो उड़ के कहीं गायब हो गया। तो ये चीज वो कह रहे हैं, फड़ा अपार पादर के पर। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो कि पहाड़ के जो है पर लग गए हैं और वो अचानक से गायब हो गया, क्योंकि हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो अभी पहाड़ मुझे दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, उसके फूल दिख रहे थे, पेड़ झरना सब कुछ मुझे दिख रहा था, वो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्योंकि पावस के समय अर्थात वर्षा के समय जो है प्रकृति जो है पल पल में अपना जो है रूप बदलती रहती है। उसके बाद आता है रव शेष रह गया है निर्झर। रवशेष, रवशेष अर्थात शोर। रव का अर्थ होगा शोर और शेष का मतलब बाकी बचा है जो। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, निर्झर। निर्झर क्या है, झरने की आवाज, अर्थात अब हमारे पास क्या बची है, केवल आवाज। मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा पर मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। किसकी आवाज सुनाई दे रही है, हमें झरने की आवाज केवल सुनाई दे रही है। रह गया है शेष, रव शेष रह गया है, अर्थात ये जो शोर है ये मुझे केवल झरने की आवाज का शोर दिखाई दे रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब क्या हो गया है कि भू पर, भू अर्थात भूमि पर, अर्थात पहाड़ पर, अंबर अर्थात आकाश। तो आकाश क्या हो गया है, धरती पर टूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो और हमें सिर्फ सिवाय शोर के और कुछ सुनाई दे रहा, और वो शोर किस चीज का है, केवल पानियों का, झरने का शोर है। धस गए धरा में असभ्य सभ्य शाला। धरा होगी धरती। ठीक है, यहाँ पे धरा शब्द का प्रयोग किया गया है धरती के लिए। अब साभ है अर्थात डर से। ठीक है, डर से या भय से। शाला का अर्थ हो गया वृक्ष। ठीक है, शाल अर्थात वृक्ष, वृक्ष का नाम है शाल। तो शाल वृक्ष जो थे वहां पे वो लंबे लंबे बड़े बड़े से। अब क्या कहते हैं कि भाई आकाश जो है वो धरती पर गिर पड़ा। अब क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो पहाड़ है वो गायब हो गए। पहाड़ी गायब हो गया तो हमें क्या पेड़ पौधे दिखेंगे, हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो धरा पर जो पेड़ थे, ऐसा लग रहा है कि वो डर से जो है क्या हो गए कि धंस से गए हैं, वो गायब ही हो गए हैं। ठीक है, धस गए धरा में सभ्य शाला, अर्थात डर के मारे जो है क्या हो गया, पेड़ जो है वो धरती में दब चुके हैं, धस गए हैं। पेड़ जो है डर के कारण धरती में समा गए हैं, धस गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा है, गिर पड़ा है। इसलिए जो है, क्योंकि देखो अभी उसे कुछ दिख नहीं रहा, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भूकंप कुछ नहीं आया है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा है कवि को, इसलिए वो कह रहा है ऐसा लगता है कि आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा है। इसकी वजह से जो है वृक्ष भी जो है डर के मारे धरती में ही समा गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है चारों तरफ, और क्या जल गया है, ताल। ताल क्या है, यहाँ पे तालाब है। अब कवि मानते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं हो। ठीक है, क्योंकि धुंधलाहट आ चुकी है, बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिश है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा। तो उससे क्या हो रहा है कि वो मानते हैं क्या कि ऐसा लग रहा है जल गया ताल। ठीक है, जल यहाँ पे पानी वाला नहीं है, जलने वाला है, अग्नि वाला है जल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो और चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं उठ रहा है। अब इसके बाद अंतिम पंक्ति में कवि बताते हैं यो जलदयान। ठीक है, जलदयान अर्थात इंद्र का, इंद्र की बात यहाँ पे करते हैं। जलदयान हम कहते हैं पूरे ही शब्द को कि बादलों का यान। ठीक है, तो इंद्र देवता की बात यहाँ पे करते हैं। विचर अर्थात घूमना। विचर का अर्थ हो गया घूमना।
तो जलद यान हो गया, बादलों का यान, और विचर, विचर का अर्थ हो गया घूमना। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता, खेलता इंद्रजाल। तो ये सब क्या हो रहा है कि इंद्र देवता जो है ऐसा लग रहा है मानो वो बादलों के यान पर विराजित हो, मतलब बादलों के ऊपर जो है इंद्र देवता बैठे हैं और बादल इधर से उधर घूम रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता जो है वो इधर से उधर घूम रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं हमें, अपना खेल दिखा रहे हैं। उनका खेल क्या है, महिमा। उनकी महिमा क्या है, इंद्र देवता की महिमा, बारिश देना, सूखा पड़ाना, कहीं धूप निकाल रहे हैं, कहीं बारिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने क्या किया है, आकाश को अंबर पे गिरा दिया है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ जिस तरीके के हमें बादल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता ही जो है वो क्या कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं और वही अपना खेल हमें दिखा रहे हैं। मतलब ये प्रकृति का सारा खेल क्या इंद्र देवता के हाथ में है। तो ऐसा ही कवि ने मान लिया कि ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता खेल रहे हों, अपनी महिमा दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बारिश कर दी है, बादलों को कभी इतना ज़्यादा छा जाता है कि हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, कभी रोशनी हो जाती है सारे में, और क्या ऊपर से जो जल गिरता है वो मोतियों के समान बताया गया, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाए गए जो आसमानों को छू रहे हैं, ठीक है, शांत आसमान को जो है वो देखे ही जा रहे हैं, फूलों को आंखों के समान बताया, और पूरा का पूरा पर्वत अपने प्रतिबिंब को पूरे तालाब के अंदर देखता है और गर्वित होता है। झरना जो है गाना गा रहा है, झरना गाना गाते हुए जो है बता रहा है कि भाई मैं इतने ऊंचे पर्वत से नीचे गिर रहा हूँ, तो वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा गर्वित हो उठा है। अंततः वो बताते हैं कि अचानक से सब कुछ आंखों के सामने से गायब हो गया, पूरा पहाड़ गायब हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे जो पेड़ हैं वो भी जो है धरती में धंस चुके हों। ऐसा लग रहा है कि तालाब भी जो है जल गया हो और उसके धुआं धुआं ही धुआं चारों तरफ दिख रहा है। तो ये सब कौन करवा रहा है, इंद्र देवता करवा रहे हैं। और इंद्र देवता जो है बादलों के ऊपर, मतलब बादलों को अपना यान बना लिया, अपनी सवारी बना ली है, ठीक है, अपना यातायात का साधन बना लिया कि भाई मैं इंद्र देवता हूँ और मैं बादलों के ऊपर बैठा हूँ और मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रकृति का जो है रूप मैं दिखा रहा हूँ। पूरी की पूरी कविता के अंदर मानवीय कलर अलंकार है, कहीं से कुछ भी आता है। वैसे तो आपके लिए व्याख्या वगैरह कुछ आ नहीं रही, परंतु फिर भी अगर कहीं से कोई प्रश्न आ जाता है तो मानवीकरण अलंकार बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, ये सब कुछ मिलेंगे। और जो है साथ ही साथ संस्कृत निष्ठ शब्दों का जो है यहाँ पे अत्यधिक प्रयोग किया गया है।